नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। पटना के अंदर विपक्षी दल इकट्ठे हुए, चर्चा की, लेकिन सवाल यह है कि जो केंद्रीय स्तर पर हो रहा है, लेकिन राज्यों में मतभेद है, उनका क्या होगा। और वो दिखा भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं पहुंचे। आम आदमी पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल ना होने के बाद उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया और बताया कि कांग्रेस की ओर से जो अध्यादेश है उस पर स्टैंड क्लियर नहीं है। ऐसे में वो इस तरह के लोगों के बीच में, विपक्षी दलों के बीच में शामिल नहीं हो सकती है जब तक कांग्रेस का स्टैंड क्लियर नहीं होता है, या फिर कांग्रेस ऐसी बैठकों में रहती है बिना स्टैंड क्लियर किए हुए। सवाल यह है कि राज्यों के अंदर जो पार्टियां आपस में एक दूसरे के खिलाफ हैं, वो क्या केंद्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ एकजुट हो पाएंगी? तो राज्यों के रण का होगा क्या? अब उदाहरण के तौर पर यूनिट है, उसने साफ तौर पर कहा है कि अध्यादेश के खिलाफ हमें आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करना चाहिए। हरियाणा में भी कोई ऐसी पहल हो सकती है क्या? क्या हरियाणा में बीजेपी के खिलाफ इस तरह का कोई गठबंधन बन सकता है? हालांकि कांग्रेस कई बार कह चुकी है कि वो हरियाणा में अकेले ही चुनाव लड़ने में सक्षम है। टीका टिप्पणियां इस पर आज हरियाणा से भी हुई हैं, इस पर भी बयान आए हैं। पहले एक बार सुनते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। 2024 का चुनावी रण, विपक्षी दलों का महाजुटान, क्या राज्यों में भी बनेगी बात? विपक्षी एकता का राज्यों में होगा असर? बिहार की राजधानी पटना में नीतीश कुमार के संयोजन में देश भर से सारे विपक्षी पार्टियों का महाजुटान हो रहा है। बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए सारी पार्टियां एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाने को तैयार है। किसी भी तरह से बीजेपी को हराने को लेकर एक दूसरे से हर संभव सहयोग देने के वादे किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि विपक्षियों का महाजुटान का प्रदेश में कितना असर होने वाला है। क्या विपक्षी पार्टियों का ये आपसी सहयोग प्रदेश के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है? जहां एक ओर विपक्षी एकता की बैठक में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक साथ मंच साझा कर रही है, वहीं हरियाणा में दोनों ही पार्टी हमेशा एक दूसरे के निशाने पर रहती है। हालांकि इनेलो नेता अभय चौटाला कई बार गठबंधन के संकेत देते आए हैं। अभय चौटाला ने अपने बयान में ये तक कह दिया कि विपक्ष साथ नहीं आई तो विपक्ष के सभी नेता जेल में दिख सकते हैं। हम तो पहले दिन से इस पक्ष में हैं कि भाजपा के खिलाफ सारे इकट्ठे हों। अगर ये इकट्ठे नहीं हुए तो फिर मान के चलो 2024 के बाद सब लोग ईडी के माध्यम से जेल की सलाखों के पीछे होंगे। इनेलो के गठबंधन के इस ऑफर को हुड्डा ने सिरे से खारिज कर दिया है। हुड्डा ने साफ कर दिया है कि प्रदेश में कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है। कांग्रेस मजबूत है, वो भी अब भी लड़े थे। अब क्या पीछे नहीं लड़े? बाई इलेक्शन हुआ था, वहाँ पे लड़े थे। आदमपुर में कितनी वोट आई? मेरा 3000 में 3000 के आसपास सिमट के रह गए। पटना में विपक्षी पार्टियों के महाजुटान पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मोर्चा खोल दिया है। मनोहर लाल ने तंज कसते हुए कहा कि बटेर, बंदर और भालू एकत्रित हो गए हैं क्योंकि उनके सामने शेर है। ठीक कहा हमारे मुख्यमंत्री पंजाब मान ने कि इस मौके पर कोई बटेर, कोई बंदर, कोई बिल्ली, कोई भालू जब सब इकट्ठे होते हैं, तो जब इकट्ठे होते हैं तो उस समय क्यों इकट्ठे होते हैं? इसलिए इकट्ठे होते हैं कि सामने एक शेर है। चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या प्रदेश में विधानसभा चुनाव, सियासी हलचल को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में देश और प्रदेश की सियासी अखाड़े में राजनीतिक पहलवानों का घमासान दंगल होने वाला है। कुल मिलाकर सवाल यही है कि विपक्षी पार्टियों के महाजुटान से क्या प्रदेश की सियासत के समीकरण भी बदलेंगे? न्यूज डेस्क, जनता टीवी। चार खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, वेद प्रकाश विद्रोही जी कांग्रेस से, ओंकार सिंह जी इंडियन नेशनल लोकदल, राकेश भड़ाना आम आदमी पार्टी से। आप चारों का स्वागत है। सत्यव्रत शास्त्री जी, भाई विपक्षी एकत्रित हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। सवाल तो यह है कि अगर वो राष्ट्रीय स्तर पर सब इकट्ठे हो जाएं तो राज्यों में तो मतभेद है, और अगर सारे एकत्रित हो जाएं तो आपके लिए कितना बड़ा खतरा है? देखिए, खतरा है या नहीं है, ये तो आज की बैठक से हो गया, पूर्व के अनुभवों से हो गया,
और आने वाले भविष्य की यदि हम इन लकीरों के अंदर कुछ चित्र खींच कर देंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि होने वाला क्या है। आज की बैठक में जिनको नेतृत्व देने की बात है, चलने में असमर्थ हैं, सोच के अंदर उनका बुढ़ापा आ गया, बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त उनके पास कोई है नहीं, देश में स्वीकार्यता के नाम पर यदि कहीं कोई है तो बिहार से बाहर कोई उनको जानता नहीं है। तो ये सब एक मत्था पच्ची है, पॉलिटिकल टूर्स अपने अपने हिसाब से कर रहे हैं लोग, करते रहेंगे तो भी हो जाएगा, तो भी भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोई अंतर आने वाला नहीं है। क्योंकि ये सब लोग आज से नहीं है, ये सब लोग अपने अपने जीवन में कम से कम नरेंद्र मोदी के राजनीतिक कैरियर से तो बड़ा लंबा इनका समय राजनीति में रहा है। और इन सबके रहते रहते नरेंद्र मोदी जी इस देश दुनिया के अंदर यहां तक पहुंचे हैं। आज अमेरिका में क्या हो रहा है, अमेरिका के लोग क्या सोच रहे हैं, दुनिया के लोग क्या सोच रहे हैं, भारत के लोग क्या सोच रहे हैं, इस सोच के साथ शायद राजनीतिक गठबंधन की तैयारी करने वाले नेताओं के पास कोई न तो सोच है न कोई विचार है। तो ये सब के रहते रहते नरेंद्र मोदी जी यहां तक पहुंचे हैं। तो ये इकट्ठे हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं होता, नहीं होंगे। वैसे मुझे लगता नहीं कि इनकी आपसी कलह और आपसी स्वार्थ और आपसी जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश है वो आगे आएगी, वो खत्म नहीं हो सकती। और खत्म नहीं होगी तो ये लोग एक साथ बैठ नहीं सकते। जहां तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में अभी 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। और यदि हम नरेंद्र मोदी जी का चेहरा देखेंगे, हरियाणा में मुख्यमंत्री का चेहरा देखेंगे और लोकसभा में उम्मीदवारों के चेहरे देखेंगे तो इन तीनों के बीच विपक्ष के पास कोई चेहरा बाकी बचा नहीं कि उनके मुकाबले में किसको कहा क्या खड़ा करेंगे। वह स्वतः ही अपने आप पस्त माहौल की तरह है। इसलिए ये एक राजनीतिक टूर वो बना रहे हैं और उसके अंदर भी पहले दिन में अलग अलग ढंग, अलग अलग रंग, अलग अलग बयान, अलग अलग गोटियां जो है वो तू वहां आ जा, तू वहां आ जा। तो ये बच्चों वाली जो एक गली मोहल्लों में खेल के लिए, क्रिकेट के लिए या किसी प्रकार का एक वो जो तमाशा होता है, उससे ज्यादा ये कुछ नहीं। ठीक है, मैं आता हूं वेद प्रकाश विद्रोही जी। ये जो, हालांकि मेरा मूल प्रश्न ये था कि राज्यों में मतभेद हैं तो केंद्र में एकजुट कैसे होंगे। आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के नेता शामिल नहीं हुए तो उनकी ओर से बयान जारी किया गया। 2 लाइन पढ़ के सुना रहा हूं, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की झिझक और टीम भावना के रूप में कार्य करने से इनकार करने के बाद आम आदमी पार्टी के लिए ऐसे किसी भी गठबंधन का हिस्सा बनना मुश्किल हो जाएगा जिस गठबंधन में कांग्रेस शामिल है। अब समय आ गया है कि कांग्रेस तय करे कि वो दिल्ली की जनता के साथ है या मोदी सरकार के साथ। वरुण जी, आपको, भाई ओंकार सिंह जी को, राकेश भराड़ा जी को, सतवीर शास्त्री जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। केजरीवाल जी पटना बैठक को हाईजैक करना चाहते थे, वो असफल हो गए, इसलिए हताशा में वो ऐसी बात कह रहे हैं। पटना की बैठक दिल्ली के अध्यादेश के लिए नहीं हुई थी। पटना की बैठक विपक्ष की व्यापक एकता के लिए हुई थी। कांग्रेस पहले ही क्लियर कर चुकी है सार्वजनिक रूप से कि जब यह अध्यादेश आएगा संसद के अंदर तो जिस तरह हर बार सभी विपक्षी दलों को बुलाकर बैठक कर कर एक राय ली जाती है, इस अध्यादेश पर भी एक राय ली जाएगी। अब अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि वे विपक्ष की बैठक की बजाय तेरा पौवा चले, तू ब्लैकमेलिंग की टैक्टिस अपना, कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। और आप पार्टी का साथी और दल उनका साथ देंगे, किसी ने भी साथ नहीं दिया। सभी ने उनको बता भी दिया था कि भाई ये मुद्दा नहीं है, आप मत उठाना। कांग्रेस कह रही है संसद में जब होगा, हर बार संजय सिंह जी आते हैं उनके नेता हमारी बैठक के अंदर, और निश्चित रूप से जब ये मुद्दा आएगा, सरकार अध्यादेश को रखेगी कानून के रूप में संसद में, हम इसका सभी विपक्षी दलों से बात कर कर ही कोई फैसला लेंगे। ये तो है नहीं कि हम कोई तरफा फैसला लेंगे। और ये कहना कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है, जैसे आदि इनके मुख्य प्रवक्ता दुष्प्रचार कर रहे थे, इस देश में एकमात्र कांग्रेस पार्टी तो ऐसी पार्टी है जिसका कभी भाजपा से समझौता ही नहीं हुआ। और जितने भी दल हैं, चाहे हमारे साथ हैं चाहे हमारे से अलग हैं, उनका कभी न कभी भाजपा से समझौता रहा है। केवल हमारा ही नहीं हुआ, न कांग्रेस का हो सकता।
दूसरी बात, मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भाषा पर होता है। वो कह रहे हैं बंदर बटेर भालू इकट्ठा हो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से माननीय उन्होंने कोट किया। हम मैं भी क्वेट ही करके कह रहा हूँ सर, मैं कौन सा मैं उनकी बात का ही दे रहा हूँ, क्वेट का ही जो बात कह रहा हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से, जनता टीवी के माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या जजपा बंदर है, भालू है या बटेर है, ये बता दें। अकाली दल, टीडीपी, एआईडीएमके, पूर्वोत्तर के जो एनपीपी सहित बहुत से क्षेत्रीय दल जो भाजपा के सहयोगी हैं, जो शिंदे साहब महाराष्ट्र में, वो बंदर है, भालू है, चिड़िया है, क्या है, बता दें। जो लोग कह रहे हम शेर हैं, अगर आप इतने ही बड़े शेर हो तो आप लोग क्यों गठबंधन किए हुए हो? अकेले लड़ो चुनाव। पूरे पूर्वोत्तर में आप एक सीट जीतते हो किसी राज्य में और चौड़ी छाती करके पहुंच जाते हो कि हम जीत गए, हमने कांग्रेस को हरा दिया, और जब देखो तो सीट 1 है, सीट 2 है। तो दूसरों पर तंज कसने से पहले अपने अंदर झांक लो, क्या आपके अंदर गठबंधन नहीं है? अब आई बात हरियाणा की। हाँ। देखिए, आज की बैठक बड़ी सकारात्मक हुई है। सभी 17 दलों के लोग एकजुट हुए हैं। भिन्न राय आप पार्टी ने रखी है, अलग से बैठक में तो नहीं रखी, प्रेस के माध्यम से रखी है। अब शिमला के अंदर दूसरे सप्ताह में बैठक होगी। जिनको हमारे साथ चलना होगा वो आ जाएंगे, जो नहीं चलना चाहेंगे वो ना आएंगे। और हमारा प्रारंभ से ही बड़ा स्पष्ट मत है कि आप पार्टी से और टीआरएस से हमारा समझौता संभव नहीं है। इनके साथ हमारा गठबंधन चुनाव से पहले नहीं होगा, चुनाव के बाद संभव है। ठीक है, सुन लीजिए बस पूरा एक लाइन में। बीजेपी का जहां तक ताल्लुक है, बीजेपी भाजपा के साथ है। अब आंध्र बची पार्टी केवल 2, जेडीएस, वाईएसआरपी और मायावती, 3 पार्टियां बच गई। सबकी लाइन क्लियर हो गई है। अब टीडीपी का समझौता हो रहा है मोदी जी के साथ, तो वाईएसआरपी क्या करेगी ये उसको सोचना है। जेडीएस हमारे साथ जाएगी या बीजेपी के साथ जाएगी ये जेडीएस को सोचना है। मायावती जी हमसे बात कर रही है, पिछले दरवाजे से हमारे बात कर रही है, वो बीजेपी के खिलाफ जाएगी, चाहे हमसे समझौता करे या ना करे। तो लाइन बड़ी क्लियर है। अब शिमला बैठक के बाद राज्य वाइज समझौते होंगे। अभी तक हमारा हरियाणा में बड़ा क्लियर स्टैंड है कि हम किसी से समझौता नहीं करेंगे। पर मैं फिर आपसे कहता हूं, यदि शिमला बैठक के बाद कोई व्यापक एकता की बात उठती है और देश के हित के लिए, भारत के आइडिया ऑफ इंडिया को बचाने के लिए कोई भी जो फैसला सामूहिक रूप से शिमला में होगा उसका हम पालन करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है। ओंकार सिंह जी, भाई अभय चौटाला ये कह रहे हैं कि भाई 24 से पहले सब एक हो जाओ वरना ईडी के माध्यम से जेल भेज दिए जाओगे। तो डर की वजह से सबको एक होने की जरूरत है, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होने की जरूरत है। और तीसरी बात, जो कांग्रेस बार बार ये कहती है कि हरियाणा में वो मजबूत है, अकेले लड़ने में सक्षम है, अकेले लड़ेगी, तो जब सब एक हो जाएं तो हरियाणा में क्या कोई पिक्चर बन सकती है, कोई संभावना है? वरुण जी देखिए, हम सब प्रवक्ता साथी हैं, हमारे में से किसी को भी इतना अधिकार नहीं है कि हम इसके बारे में समय निर्णय ले सकें। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी एक सुलझे हुए राजनीतिक हैं। उन्होंने जो ये बोला, जिस प्रकार से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, एनआईए इनका प्रयोग हो रहा है, इससे स्पष्ट है कि आज बीजेपी अघोषित इमरजेंसी का कार्य कर रही है। आज समय की जरूरत है, अपने आप को बचाने के लिए नहीं, देश के अस्तित्व को बचाने के लिए। ये तो देश की संपत्तियां तक बेचने में आ गए। मैं हरियाणा की बात भी करना चाहता हूं। हरियाणा में शास्त्री जी से पूछिए, आज तक किसी सरकार ने संपत्ति बेची क्या? इन्होंने मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना में जो संपत्ति किसी के कब्जे में है, सरकारी संपत्ति, उसको बेचने का काम किया। ये पहली सरकार है हरियाणा में। दूसरी बात, आज समय की जरूरत है देश की अस्मिता को बचाने के लिए, प्रदेश की अस्मिता को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बचाने के लिए आज समय की जरूरत है कि एकजुट होने की। बीजेपी भी हुई थी, कभी बीजेपी की मात्र 2 सीट थी, याद नहीं इनको क्या?
क्या उस वक्त भानुमति का कुनबा नहीं था? क्या उस वक्त बालू, बिल्ली, बंदर ये इकट्ठे नहीं हुए थे? ये एक बहुत अजीब सी बात है। मुख्यमंत्री जी बहुत संवैधानिक पद पर बैठे हैं। नहीं, उन्होंने और जितने भी एक बात को कोट किया, मैं क्लियर कर दूं, उन्होंने एक बात को कोट करते हुए बात कही। मैं वही बता रहा हूं, मैं यही बता रहा हूं कि जितने भी आज पार्टियों के नेता बैठे थे वो देश की पार्टियों के नेता थे और जनता के प्रतिनिधि थे अलग अलग स्थानों से। अगर उनको बालू, बिल्ली, बंदर कहना उचित है तो वरुण जी मैं नहीं समझता कि ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा हो सकती है। चलिए, दूसरी बात, आज मैं अपनी बात पूरी कर लूं जल्दी से। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने 25 सितंबर 2022 को इस महागठबंधन की नींव रखी थी, उसी पर कार्य करते हुए आगे चल रहा है। और आप ये देखना, ये पहला दौर है, इसमें मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। सबका एक ही मन है कि बीजेपी जैसी सांप्रदायिक पार्टी को सत्ता से हटाना है और सब एकजुट होकर इसको हटाएंगे। अभी तो एक पहली बैठक थी, अभी दूसरी बैठक होगी, तीसरी होगी, और ये जब तक 2024 आएगा ना, बीजेपी का बोरिया बिस्तर समेटने का काम हो चुका होगा। और जहां तक हरियाणा की बात है, एक बात बस, जहां तक हरियाणा की बात है, मेरे भाई वीरेंद्र प्रकाश जी कह रहे हैं कि आप सक्षम है, हम मानते हैं आप भी सक्षम है, हम भी सक्षम है, आम आदमी पार्टी भी सक्षम है, लेकिन हमें ऐसे बयानों से गुरेज करना चाहिए। हमें ऊपर के अधिकारी, ऊपर के जो नेता है हमारे, जो हमारे कर्णधार हैं, उनके बयान की प्रतीक्षा करनी चाहिए। हमें ऐसा बयान अपने आप से नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं विपक्ष की एकता को कहीं ना कहीं ठेस लगती है। चलिए ठीक है, राकेश बढ़ाना भाई, आज चर्चा ऐसा बयान देने से कहीं ना कहीं विपक्षी एकता को ठेस लगती है। अभी ना आपको अधिकार है ना मेरे को अधिकार है, सक्षम तो हम सारे हैं, हम भी सक्षम है, ये भी सक्षम है, लेकिन ऐसी बातें पे गुरेज तय होगा उस पर हरियाणा विद्रोही जी मेरा कहने का मतलब है अभी ऐसी बातों से हमें गुरेज करना चाहिए। सक्षम आप भी हो, सक्षम हम भी हैं, लेकिन जो हमारे ऊपरी नेता डिसाइड करेंगे हम तो उन्हीं में चलेंगे। चलिए ठीक है, हमें ऐसी बातों से गुरेज करना। ठीक है राकेश बढ़ाना भाई, चर्चा भाई देखिए, आप लोग जो हैं आज चर्चा में रहे सबसे ज्यादा, क्योंकि बैठक के बाद ये जो प्रेस नोट आया कि कांग्रेस का अगर रवैया ऐसा ही रहा तो कांग्रेस के साथ किसी भी गठबंधन में उसके साथ सम्मिलित होना मुश्किल है, और कांग्रेस स्टैंड क्लियर करे कि वो किसके साथ खड़ी है। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं, जैसे बीजेपी के प्रवक्ता भी, सॉरी कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल रहे थे कि बड़ी लंबी लंबी बातें कर रहे थे, मैं उनसे एक बात बताना चाहता हूँ, कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। जिस तरीके से आज पूरा देश ये बात जान चुका है कि कांग्रेस के अल्ले पल्ले तो कुछ बचा नहीं है और उनका स्टैंड साफ नहीं है। और अभी ये कह रहे थे कि हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर। मैं तो कहता हूँ आप भारतीय जनता पार्टी के बी टीम के रूप में काम करते हैं, क्योंकि पूरी दुनिया देख चुकी है। जिस टाइम अभी पिछले कुछ महीने पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और सोनिया गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी साथ थे, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनिया गांधी को छोड़ के नरेंद्र मोदी जी के कंधे पे हाथ रख के उनसे बात की। और जब उनसे पूछा गया कि आपने सोनिया गांधी जी को छोड़ के उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि मेरे मित्र है। और अभी 4 दिन पहले की बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिरसा रैली थी, सिरसा रैली तो राजनीति में मित्र होना अपराध थोड़ी है। नहीं, पहले मित्र होना अपराध नहीं है, परंतु पॉलिटिकल जगह अगर इस तरह का मिलना हो और इस तरह की बातें पॉलिटिकल नहीं भाई, मतलब में कहना, फिर तो सब लोग अपने मित्र ही हो जाएंगे। अगर वो आपके खिलाफ बोल रहे, सिरसा में देश के गृह मंत्री ने कहा कि सबसे ज्यादा कांग्रेस ने अगर विकास किया तो वो रोहतक में किया। फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरे मित्र हैं। अगर आपके मित्र है तो इसका मतलब सब भूपेंद्र सिंह, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के 2 पहलू है। हम नहीं कहते बात, हम तो कहते हैं कि हमारी लड़ाई हरियाणा हो चाहे देश हो, भारतीय जनता पार्टी से आमने सामने की लड़ाई। जिस तरीके से आज पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो, जिस तरीके से आज आम आदमी पार्टी का पूरी देश में आज पूरी तरीके से जनाधार बढ़ रहा है। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जिस तरीके से आज देश ये देख रहा है
कि आज अरविंद केजरीवाल जी हैं जो आज पूरे देश को एक साथ लेके चल सकते हैं और देश के प्रधानमंत्री के रूप में अगर मोदी का को मुकाबला कर सकता है और आज कोई है तो वो अरविंद केजरीवाल जी है। राहुल गांधी जी तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते हैं। और रही बात इस बात की, इनके सारे जो नेता है, जितने भी कांग्रेस के लोग हैं, वो सारे भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। यही है ना, देख ले सारे लोग छूट के सामने कैप्टन कौन बनेगा। आप राहुल गांधी में यकीन नहीं करना चाहते, आप कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी यकीन के लायक है ही नहीं। राहुल गांधी से क्या यकीन करे? राहुल गांधी जी यकीन के लायक है ही, उनकी बातों में कुछ बात ही दम ही नहीं है। कभी वो कुछ कहते हैं हरियाणा में, कभी कुछ कहते हैं वहां हरियाणा में। आप देख लो, राहुल गांधी की बात कोई मानता नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहता है मैं मुख्यमंत्री, रणदीप सुरजेवाला कहता है मैं मुख्यमंत्री। जिस आदमी के नेतृत्व कमजोर हो, शैलजा कहती है मैं मुख्यमंत्री। मध्य प्रदेश में देखो तो वहां लड़ाई है, राजस्थान में सचिन पायलट की लड़ाई है, आज गुजरात में देख ले वहां लड़ाई है। चलिए शास्त्री जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगा, पहले मैं जवाब ले लूं एक बार। सब जगह लड़ाई है, तो राहुल भाई विद्रोही जी किसे मंजूर होगा? वो तो प्रधानमंत्री का चेहरा अपनी तरफ मान के चल रहे हैं। पूरे देश ने नकार दिया। राहुल जी में कोई आस्था नहीं है न्यूज में, उसमें राहुल गांधी से ज्यादा लोगों को पसंद अरविंद। अच्छा ठीक है राकेश भाई, मैं जवाब ले रहा हूं एक बार। विद्रोही जी, वरुण जी जो 3 और 13 में नहीं है और जो कल तक बीजेपी की लाइन टो कर संसद में राजनीति करते थे, जो बीजेपी से पैसा लेकर चुनाव लड़ते थे, वरुण जी मैं ऐसे सब लोगों के, ठीक है एक मिनट रुकिए राकेश भाई, रुकिए जवाब लेने दीजिए। राकेश भाई आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे वो, राकेश भाई आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे। रुकिए राकेश भाई, 1 मिनट, आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे ना वो, 1 मिनट राकेश भाई 1 मिनट। देखिए आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे, आपने तसल्ली से बोला, मैं जवाब ले रहा हूँ। अच्छा विद्रोही जी रुकिए ना, आ रहा हूँ आपके पास। राकेश जी आपकी बारी में नहीं बोल रहे थे वो, अब उनको सुन लेते हैं। आपकी बारी में उन्होंने एक शब्द नहीं कहा, बोलिए विद्रोही जी। तो जो लोग मोदी जी से पैसा लेकर चुनाव लड़ते हैं, मोदी की लाइन टो करते हैं, और जो जिनके सब नेता जेल के अंदर हैं, 3 मंत्री भ्रष्टाचार में इनके पंजाब से हटा दिए, 2 मंत्री इनके जेल में अब है, 2 मंत्री जो पहले पूर्व थे वो इनके भ्रष्टाचार में जेल में हो, तो वो लोग दूसरों को उपदेश ना दें। और दूसरी बात, एक तरफ तो ये कांग्रेस के लिए टाइम मांगने की गुहार करते हैं कि जी हमको टाइम दो, हम आपसे चर्चा करना चाहते हैं, और दूसरी तरफ हमको कांग्रेस की बी टीम बताते हैं जिसका कभी भाजपा से समझौता नहीं हुआ। भाजपा के अगर कोई खिलाफ है देश के अंदर, हम कमजोर हैं, हम नहीं जीत सकते, आम आदमी पार्टी का भी नहीं हुआ कभी समझौता। आप हम पर 70 आरोप लगा दीजिए, कोई बात नहीं, पर अगर कोई इस देश का आदमी ये कहता है कि कांग्रेस भाजपा से मिली हुई है, वो मानसिक रूप से दिवालिया, करप्ट और राजनीति का कैख नहीं जानने वाला व्यक्ति है। हमारा तो कोई बीजेपी समझौता हो ही नहीं सकता। देश में मुख्य लड़ाई हमसे, व्यक्ति विशेष की बात कर रहे थे विद्रोही जी। जो लोग ये समझते हैं कि हम कांग्रेस से समझौता नहीं करना चाहते, नहीं विद्रोही जी, मुझे समझ आया, वो व्यक्ति विशेष की बात कर रहे थे। तो हम तो खुद कह रहे हैं जी, हम तो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारा आप पार्टी से चुनाव पूर्व समझौता नहीं होगा, हम क्लियर कर चुके हैं। ये हम नेताओं को भी बता चुके हैं कि आप पार्टी और टीआरएस से हमारा चुनाव पूर्व समझौता नहीं होगा, पर इनको चुनाव के बाद समझौता हो सकता है, उस लाइन को हम खुले रखे हुए हैं। और न हम इनको ये कह रहे कि भाई तुम्हारे अध्यादेश का पक्ष लेंगे या विरोध करेंगे। हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा है कि भाई संसद के अंदर जब ये आएगा, सभी दलों से, जिसमें आप पार्टी भी शामिल है, विचार विमर्श कर कोई सामूहिक स्टैंड लेंगे। तो बताइए इसमें गलत क्या है? ये कहते हैं कि नहीं विपक्ष की एकता का नहीं, हमारा एजेंडा चलाओ। जो लोग विपक्ष की एकता के नाम पर अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं, उनका किसी ने भी साथ नहीं दिया। ये लड़े अकेले, कौन रोक रहा है इनको? आप पार्टी अकेले लड़े, पूरे देश में लड़े, एक एक सीट पे लड़े, हमें इसको आपत्ति ही नहीं है। आप लड़ो, जितना चाहे लड़ो, जैसे चाहे लड़ो, परंतु जो दल हमारे साथ थे आज की बैठक के अंदर, उनमें 2 दलों को छोड़कर 3 कह लो आप पार्टी, टीएमसी और सपा, सारे यूपीए के घटक दल हैं। उनसे हमारे समझौते राज्यों के अंदर ऑलरेडी हो चुके हैं, समस्या है ही नहीं है। ठीक है विद्रोही जी, सुन लीजिए, हमें केवल 2 राज्यों के अंदर समझौता करना है, केवल 2 राज्यों में,
बंगाल के अंदर ममता जी से या करेंगे या कम्युनिस्टों से करेंगे? उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होगी? अखिलेश जी हमसे समझौता करेंगे या अलग लड़ेंगे? इसके अलावा टीआरएस से हम समझौता ही नहीं करेंगे, आप पार्टी से हम समझौता ही नहीं करेंगे। हरियाणा में हम इंतजार कर रहे हैं। हरियाणा में हरियाणा के अंदर मैंने कहा आज की स्थिति में हम समझौता नहीं कर रहे। पर यदि शिमला बैठक के शिमला बैठक के अंदर कोई विपक्ष की व्यापक एकता उभरती है तो हम कमिटेड है उस विपक्ष की एकता के लिए। व्यापक एकता उभरती है तो आप कमिटेड है, तब नया सिनेरियो बन सकता है। कोई विपक्ष फैसला करता है शिमला बैठक में कि शिमला बैठक में एकता का स्वरूप उभर जाएगा और शिमला बैठक के बाद राज्य वाइज समझौते होंगे। ठीक तो है, अगर हरियाणा में स्थिति होगी तो हम अवॉइड है। ठीक है, एक मिनट बस, छोटा 30 सेकंड लीजिएगा, बस 30 सेकंड। शास्त्री जी इंतजार कर रहे हैं। वरुण भाई, सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से यह पूछना चाहता हूं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा में शाही किसने बदली, किसने भारतीय जनता पार्टी का राज्यसभा का सांसद बनाया? आप इनसे पूछे जरा। इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये जेल में की बात करते हैं, इनके जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो जमानत पे है, आज का मुद्दा नहीं है। जमानत पे है, विषय कहीं और चला गया है। ये सब लोग कर रहे हैं जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी जेल में डाल सकती है। इनका नेतृत्व कमजोर है, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ साठगांठ करते हैं। राकेश रुक जाइए, विद्रोही जी आप रुक जाइए, मैंने पूरा टाइम दिया। शास्त्री जी मुझे एक बात बताइए भाई, ये अगर मान लीजिए ये सिनेरियो बन गया, एक मिनट रुक जाइए। शास्त्री जी 20 मिनट में एक ही बार बोले भाई, सिर्फ मैं आ रहा हूँ। 20 मिनट में एक बात। देखिए, प्रवक्ता साथियों से अपील है, इसको व्यक्तिगत ना बनाएं। आज देश की और प्रदेश की जरूरत है, आप उस जरूरत को समझे और अपनी निजी जो भी बातें हैं उसको जरा संभाल के रखें। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अगर नहीं बनती तो कम से कम अपनी जो दुश्मनी है वो दिल में रख लीजिए। आप ऐसी बात ना कीजिए, जनता की भावनाओं से खिलवाड़ ना कीजिए। शास्त्री जी मुझे एक बात बताइए भाई, कोई ऐसा सिनेरियो बन गया ये हरियाणा में गठबंधन, जो अभय चौटाला कह रहे हैं कि एक साथ आ जाओ वरना जेल जाना पड़ जाएगा, ऐसे में एक हो गए फिर तो मुश्किल है ना। देखिए वरुण जी, विद्रोही जी की चिंता कोई बहुत विशेष नहीं। विद्रोही जी निश्चित आप रहो, आपको समझौतों की जरूरत ही नहीं है। चुनाव से पहले लोग नहीं करेंगे और चुनाव के बाद स्थिति नहीं रहेगी। और जिस प्रकार से ओमकार जी और अभय चौटाला जी जिस प्रकार के संदेह व्यक्त करते हैं, ये लोगों को बरगलाने के लिए है। वही देश में जो ईडी है, सीबीआई है, वो ऑल इन ऑल थोड़ी है। उसके बाद तो कोर्ट है, कोर्ट का तो सबको सम्मान करना चाहिए। यदि आप में गड़बड़ नहीं है तो दुनिया की कोई ताकत आपको भीतर नहीं कर सकती, और आपके अंदर यदि कोई गड़बड़ है तो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। इसलिए राजनीति से इन मुद्दों को मत जोड़ो। राजनीति में आज से पहले जो भ्रष्टाचार का खेल और खेला हुआ है, उसके कारण से सबके पाप के घड़े भरे हैं, जिस पर हाथ डालो डूबे। अब भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। आज के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं, अब हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है। आप प्रकार की भी चिंता करें, लेकिन विपक्षी एकता का जो एक फार्मूला आप सेट करना चाहते हैं, वो स्वाभाविक रूप से आपके जो विरोधी वो नहीं होंगे। हमारे स्वाभाविक विरोधी कांग्रेस को छोड़कर कोई नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भारत के लिए नहीं सोचा और बीजेपी ने कभी भारत से बाहर नहीं सोचा। आप इंडियाज आइडिया के लिए बात कर रहे हो। 70 साल के कालखंड के अंदर भारत की कौन सी अस्मिता, भारत की कौन सी परंपरा, भारत की कौन सी वो प्राचीन पद्धतियां जिनको कांग्रेस ने अपने शासन काल में राज्य सत्ता के आधार पर आगे बढ़ाया, बल्कि एक एक करके मैं गिनाना चाहूंगा वरुण गोयल जी यदि मुझे अनुमति दे तो। एक एक चीज नेहरू जी के समय से लेकर और मनमोहन जी के समय तक इस हिंदुस्तान की प्रतिभा को, इस हिंदुस्तान की पहचान को, इस हिंदुस्तान के लिए शास्त्री जी वो एक विषय फिर बहुत लंबा विषय हो जाएगा, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा। मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे, ये झाड़ू, चश्मा और ये हाथ ये एक साथ आए तो फिर तो मुश्किल है ना लड़ाई। अरे सर, मैं कह रहा हूं कि न नॉर्मल तेल होगा न राधा नाचेगी। अच्छा, आप कह रहे होगा ही नहीं। मैं चिंता इस बात की, ये अपने परस्पर के विरोधी
विरोधाभास के वजन से ही टूट जाएंगे। अभी ओंकार सिंह जी किस प्रकार से अनुनय विनय की स्थिति में, अरे तुम रुक जाओ, अरे तुम रुक जाओ, ऐसी कोई स्थिति नहीं है ओंकार जी। इस देश के अंदर लोकतंत्र है, लोकतंत्र की यदि हत्या की है तो कांग्रेस ने की है। और आप तो उस जमाने के हो चौधरी देवीलाल जी के शासन समय के, जो कांग्रेस ने क्या क्या किया, आज आप गलबैया कर रहे हो। अरे सत्ता के लिए नहीं, अरे जनता की सेवा के लिए विपक्ष में रहना पड़ेगा तो रहेंगे 50 साल। हमने कांग्रेस को 50 साल तक सहन किया, आप 2-4 साल तक के अंदर डिगमिगा गए। इसलिए सत्ता के लिए नहीं, जनता की सेवा के लिए संघर्ष के लिए। ओंकार सिंह जी एक मिनट आ रहा हूँ विद्रोही जी आ रहा हूँ। ओंकार सिंह जी भाई ये होना ही नहीं है, वो कह रहे हैं भाई ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये होना ही नहीं है, हरियाणा में तो भूल जाओ। वरुण जी, मेरे शास्त्री जी बहुत ज्ञानी है, बहुत ज्यादा ज्ञानी है। इनको ये पता होना चाहिए जब ये मुहावरा बना था ना, तब 9 मन तेल नहीं होता था एक स्थान पे। आज 9 मन क्या 900 मन तेल को ना वो भी इकट्ठा हो जाएगा। शास्त्री जी आधुनिक युग में हो आप, आज 9 मन की बात ना कीजिए, आज राधा के बगैर भी तेल इकट्ठा हो जाएगा और आप देखते रह जाओगे। इस बार महागठबंधन होगा। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा, जो भी पार्टी जो भी दल इस महागठबंधन से बाहर रहेगा ना, जनता उसको भी तिरछी नजर से देखेगी। क्योंकि आज व्यवस्था क्या है, आज बीजेपी देश और प्रदेश को बेचने में लगी है। आप देखिए मात्र 9 साल के कार्य 100 लाख करोड़ 55 लाख करोड़ का कर्ज था, 155 लाख करोड़ कर दिया सिर्फ 9 वर्ष में। इन्होंने 100 लाख करोड़ का कर्ज ले लिया और हरियाणा में 67,000 करोड़ का कर्ज था, 4 लाख करोड़ कर दिया। जरा इनसे पूछ तो लीजिए कि इतने पैसे में घी भी नहीं पिया जाता। ये विषय कुछ अलग हो जाएगा फिर, अभी रुकिए आप इस पे, फिर अभी गठबंधन में रहते हैं। विद्रोही जी आ रहा हूँ, शास्त्री जी एक मिनट आ रहा हूँ। ये जनता को लूटने में लगे हैं और बरगलाने में लगे हैं। एक बात कह के बात खत्म करूंगा, ये काट की आंधी एक बार चढ़ती है, एक ही बार चढ़ी थी, दूसरी बार तो चढ़ गई। जो लोग कहते थे ब्याह खट्टर का फोटो मोदी की, ये काट की आंधी हरियाणा में नहीं चलने वाली। और एक बात और शास्त्री जी, गठबंधन हो ना हो, लेकिन हरियाणा से बीजेपी का सुपड़ा साफ है। आपकी 2009 में 2 सीट थी, अब 2 की चिंता करना, हमारी 1 है। हम कहते हैं 1 है, लेकिन 2009 की 2 सीट आप बस जल्दी से। ओंकार जी बड़े भाई साहब, मेरी एक बात सुनते जाओ, समय कम है, आप बोलते ज्यादा हो सुनते कम हो। आप जब थाली में घी घाला होता है ना तो सबको दिखता है, आपके पास ताकत होगी तो सब आ जाएंगी। आप ताकत को हमारी चिंता कीजिए, कोई बात नहीं, हम चाहते हैं हमारी चिंता कीजिए, लेकिन आपकी चिंता करने वाला प्रदेश में कोई नहीं है। चलिए ठीक है, समय नहीं है मेरे पास, सब उलझिए मत आपस में। विद्रोही जी 30 सेकंड में मुझे बताइए, ममता बनर्जी कह रही है 1:1, मतलब एक उम्मीदवार सामने खड़ा करो। हरियाणा में आप स्थिति में है कि अपनी लोकसभा सीटों पर आप इनेलो या आम आदमी पार्टी को टिकट पर सामने उनको शायद शेयर कर पाए सीटें। देखिए वरुण जी, हमारा तो हरियाणा में किसी से गठबंधन है नहीं। भाजपा वाले लंबी चौड़ी हाँक रहे हैं, इनका खुद का गठबंधन स्टेज पर है और विपक्ष के गठबंधन से इतने घबराए हुए हैं कि 2 दिन से प्रायोजित झूठी खबरें फैला रहे हैं। मैंने बड़ा स्पष्ट रूप से आपको कहा है कि हरियाणा में अभी तक हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। यदि शिमला बैठक के बाद कोई परिस्थितियां उभरती हैं देश के अंदर, हम उन परिस्थितियों का पालन करने के लिए अबाइड हैं। हम निश्चित रूप से जो भी देश के अंदर एक परिस्थितियां उभरेंगी और जो शिमला बैठक के बाद फैसला होगा उसको हरियाणा में भी मानेंगे। पर आज की स्थिति के अंदर हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ते हम आए हैं और अकेले हम भाजपा को हरा देंगे। चलिए ठीक है, गठबंधन की चिंता भाजपा करे, हमारी चिंता ना करे। चलिए ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ, समय इतना ही है, लेकिन देखते हैं शिमला बैठक के बाद क्या कुछ होगा। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो महाजुटान हुआ है पटना में, बारी अब शिमला की है। राज्यों में कोई रास्ता निकलेगा क्या, यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।